हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोड ट्रिप पे निकले हैं पोलैंड के लिए, इस्टोनिया से वारसा। पहला हमारा स्टॉप होगा लाटविया में, जो कि तकरीबन यहाँ से 275 किलोमीटर्स है। उसके हम कैपिटल में थोड़ा सा मतलब पूरा स्टे नहीं कर रहे, कुछ आवर्स के लिए वहाँ पे हम स्टे करेंगे रीगा में। उसके बाद हम नाइट हम स्पेंड करेंगे लिथुआनिया में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल रहे हैं पोलैंड। तो हमारे साथ जुड़े रहेगा, आगे आपको हम हमारा सफ़र आप देखते रहें। बॉर्डर क्रॉस हम कर रहे हैं इस टाइम। इस्टोनिया से लाटविया पहुंच गए हैं। देखा आपने, कोई चेकिंग यहाँ पे हुई नहीं। ज़्यादातर यूरोप में चेकिंग नहीं होती बॉर्डर पे। रीज़न ये है कि ये सारे शेंजन स्टेट हैं, इनमें वीज़ा की ज़रूरत होती नहीं है। और बाल्टिक कंट्रीज़ में आपस में इनका बहुत ज़्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन है, तो इस वजह से इन्होंने ऑलरेडी देखा हमारी गाड़ी जो है वो इस्टोनियन रजिस्टर है, तो इस वजह से किसी ने रोका नहीं। ज़्यादातर बॉर्डर पे लोग होते भी नहीं हैं। पोलैंड जब हम इंटर होंगे वहाँ पे चेकिंग होगी। लाटविया यूरोप का एक मुल्क है जो बाल्टिक समंदर के किनारे पे वाक़ा है, इसलिए इसे बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। इस समंदर के साहिल पे 3 ममालिक हैं, जो कि इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 ममालिक यहाँ पे वाक़ा है। इन्हें बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। लाटविया यूरोप के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ा है। रीगा इसका कैपिटल है और ये रीगा बिल्कुल बाल्टिक सी के किनारे पे ही है। इसके एक साइड पे लिथुआनिया है, दूसरे साइड पे इस्टोनिया है। समंदर के साहिल पे होने की वजह से बहुत सारे बीचेस भी हैं। लाटविया में जो शुरू में लोग आके यहाँ पे सेटल हुए, उन्हें बाल्ट्स कहा जाता है, जिनके मुताबिक कहा जाता है कि ये लोग वाइकिंग के नस्ल में से हैं। यहाँ के लोगों की मादरी ज़बान लाटवियन है। इस मुल्क की हिस्ट्री को देखा जाए तो इस पे बहुत सारे ममालिक ने कब्ज़ा किया। 1230 में जर्मन्स ने इन पे कब्ज़ा किया, जो कि 3 सदियों तक रहा। फिर 1600 से लेके 1800 सेंचुरी तक स्वीडिश और पोलिश लोगों ने इनके ऊपर कब्ज़ा किया। रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 में आई तो उसके बाद 1918 में इन्हें एक अलग रियासत के तौर पे माना गया, आज़ादी दी गई। लेकिन 1940 में सोवियत आर्मी यहाँ पे आई और उन्होंने दोबारा इसके ऊपर कब्ज़ा किया, या सोवियत यूनियन का हिस्सा बना ये। 1991 में इनको फाइनल आज़ादी मिली, जो अभी तक बरकरार है। अब ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और यहाँ की करेंसी यूरो है। जी, हम बिल्कुल अब रीगा के सेंटर में हैं। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, इसका नाम है बस्ते कलना पार्क। अब पता नहीं मैं ठीक प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं। ये यहाँ पे जो फ्रीडम मॉन्यूमेंट है इनका, फ्रीडम स्क्वायर काइंड ऑफ बना हुआ है, उसके बिल्कुल साथ में ही है ये पार्क। और इस पार्क में बीच में से एक रिवर टाइप एक कनाल है और पानी और ग्रीनरी दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे काफ़ी हाथ से बनाए गए स्कल्पचर्स भी हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं।
ओल्ड टाउन, जो सिटी का ओल्ड टाउन है उसके करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जितने भी परिंदे हैं, बतख या हो गए या जितने भी दूसरे परिंदे भी हैं, ये बहुत फ्रेंडली हैं। ये लोगों के पास आना, बल्कि ये गाड़ियों के नीचे आके एक्सीडेंट हो जाते। पाकिस्तान की तरह या हमारे कंट्रीज़, दूसरे जितने भी कंट्रीज़ है उस रीजन के, वहाँ पे आप देखें तो परिंदे ज़्यादा लोगों से डिस्टेंस में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब आते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इस तरह से आपने बाकी के यूरोप के वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि लोग लॉक्स ब्रिजेस के ऊपर या पानी के पास कोई और चीज़ होगी उसके ऊपर लगाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि लोग कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं या कोई ना कोई उनका इरादा होता है, तो उसको लॉक लगा के चाबी को पानी में फेंक देते हैं। तो बस इनका एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह जब तक चाबी ताला नहीं खुलेगा, वो जो भी उन्होंने उनका रिलेशनशिप के हवाले से ज़्यादा होते हैं ये, तो उनकी रिलेशनशिप आगे चलती रहेगी। इसी तरह से हमने इस्टोनिया में भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने डिटेल में चीज़ें आपको दिखाई थी। ये फ्रीडम मॉन्यूमेंट है। ये लैटवियन वॉर जो हुई थी 1918 से 1920 तक, उसमें जो इनके फौजी शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनकी याद में ये बनाया गया था। और ये 1935 में ही बनाया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाटविया के लिए। इसे सिंबल ऑफ फ्रीडम समझा जाता है। और इसकी जो हाइट है वो 138 फीट हाइट है, जो कि 42 मीटर्स बनती है। ये एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी पाई जाती है। यही रीज़न है कि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स, चर्चेज़ हमें नज़र आते हैं। वर्मनी गार्डन में। ये गार्डन रीगा का सबसे ओल्डेस्ट गार्डन है, सबसे पुराना गार्डन है जितने भी यहाँ पे पार्क्स बने हुए हैं। और इसका जो साइज़ है ये 5 हेक्टेयर पे है, जो 12 एकड़ बनते हैं आई थिंक। और यहाँ पे ये जो सीज़न है यानी पाव कहा जाता है, मिड समर, इसमें इसको यहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स जितने भी ये 3 कंट्रीज़, यहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें लोग ज़्यादा आउटडोर कैंपिंग करते हैं। ये एक ओपन ऑडिटोरियम है, यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं। लेकिन फारिग टाइम में जब इवेंट्स नहीं हो रहे होते तो ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वो गैदरिंग करते हैं, ये चेस खेलते हैं।
बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जो ही सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी है और इसके अलावा ग्रीन एरिया भी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास ही लगे होते हैं नेचुरली। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अलाउ नहीं होता। यहाँ पे यूरोप में ज़्यादातर लैंड जो ज़मीनें हैं उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज़ में। अगर वो ग्रीन लैंड है तो वो ग्रीन लैंड ही रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे खूबसूरत ग्रीन लैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे ये है कि जो नेचर है उनको ग्रीन लैंड की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनके लिए ग्रीन लैंड वैसे के वैसा ही रखा गया है। इनको ऑन ज़्यादातर लोग ही कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी उनकी होती है, लेकिन उसमें वो कुछ और कर नहीं सकते। और एग्रीकल्चर लैंड भी है, बहुत सारे फसल लगे हुए हैं साइडों पे और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम लिथुआनिया पहुंचे हैं। ये भी एक बाल्टिक मुल्क है, बाल्टिक स्टेट है। ये नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में आता है और ये जो बाल्टिक 3 कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे बड़ा है रकबे के हिसाब से। लिथुआनिया 14 से 16 सेंचुरी के बीच में ये बहुत एक पावरफुल रियासत हुआ करता था। इसकी बाउंड्रीज एक साइड पे लैटविया से मिलती है नॉर्थ साइड पे, और ईस्ट जो है बेलारूस से मिलती है, और साउथ पोलैंड। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज लिथुआनियन है और ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है 1 मई 2004 से। यहाँ पे भी करेंसी यूरो ही है और इनको ये करेंसी 2015 में मिली थी। शेंजन स्टेट है, ये भी 2007 से है। आप देख रहे हैं अभी हम हाईवे पे हैं, ये हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इनका जो ज़्यादातर रकबा है, जो लैंड है, ये ज़्यादा फॉरेस्ट है। जो 33% जो इनका लैंड है वो फॉरेस्ट का कवर किया हुआ है। बाकी ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है बाकी के नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज़ की तरह। लिथुआनिया एक डेवलप्ड कंट्री है। इनकम के हिसाब से ये हाई इनकम और एडवांस इकोनॉमी में शुमार होता है। लिथुआनिया के सेकंड लार्जेस्ट सिटी काउनस में है। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे कैसल है। इस कैसल का नाम काउनस कैसल है और ये 14th सेंचुरी के मिड में बना था। ये रिवर मेरे अपोजिट साइड पे बिल्कुल मेरे सामने रिवर है। इस रिवर का नाम नीमुनस रिवर है। इसके किनारे पे ये कैसल बना हुआ है। ये वही रिवर है जिस रिवर के बारे में मैं आपको बता रहा था। ये बिल्कुल इस साइड पे आप देख रहे हैं बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये नई बिल्डिंग सारी बनी है, लेकिन जब आप इस तरफ आएंगे वही कैसल है। साल यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर इस सिटी को बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे 1000 डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होंगे, जिसमें म्यूज़िकल होंगे, कल्चरल शोज़ होंगे, डिफरेंट शोज़ होंगे। और इसकी तैयारी ये लोग ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। आज हम इसी सिटी में स्टे करने वाले हैं। उसके लिए हमने
अपार्टमेंट एयरबीएनबी से हमने रेंट किया है, वो अपार्टमेंट आपको दिखाते हैं। ये अपार्टमेंट 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम है, जिसमें से ये शुरू वाला मास्टर बेडरूम है। ये दूसरा बेडरूम है, ये भी काफ़ी बड़ा और अच्छा बेडरूम है। ये घर के जो इंटीरियर है, इससे आपको आइडिया होगा ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए ही बना हुआ घर है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के पिक्चर्स या कोई ना कोई सवेनियर यहाँ पे पड़ी हुई है। ये कॉरिडोर है जिसके दीवारों पे प्रॉपर वुड लगा हुआ है। ये लिविंग रूम है, ये भी काफ़ी खुला एरिया है। ये किचन जिसमें डाइनिंग भी है। अपार्टमेंट रेंट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, इसके अंदर किचन होता है। मॉर्निंग है, तो रात को हमने नॉन स्टॉप सफ़र किया था, जिसकी वजह से बहुत थकावट हुई, तो रात को कोई हम वीडियो नहीं बना सके। अभी हम निकल पड़े हैं पोलैंड के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो हम लिथुआनिया में ही है, अब यहाँ से काफ़ी सफ़र है, तो वहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा वो फाइनल डेस्टिनेशन है। अस्सलाम वालेकुम। हम आज वारसा पोलैंड के कैपिटल में हैं, और ये हम एक गार्डन है यहाँ पे, इस पैलेस की वजह से ज़्यादा मशहूर है। इसे पैलेस ऑन द आइल्स कहते हैं, और ये पार्क को रॉयल बाथ पार्क कहते हैं। इस पार्क का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी हद तक लाहौर में जो शालीमार गार्डन है उसकी तरह लगा। जो रॉयल फैमिली थी वो यहाँ पे बाथ लिया करती थी, इस वजह से यहाँ पे एक झील भी है। ये बाकी भी कुछ बिल्डिंग्स हैं इसी पार्क के अंदर, इनकी भी हिस्टोरिकली काफ़ी अहमियत है। यहाँ पे कटिंग करवाने हमारे अपने देसी भाई हैं, ये माहिर नाम है, ये मिले माहिर से, तो बड़ा बेहतरीन कटिंग करवाया इन्होंने, बड़ा अच्छा। और मैं चाह रहा था कोई देसी मिले जिससे मैं, क्योंकि इस्टोनिया में कोई देसी है नहीं, तो जो कटिंग होती है देसी, वो देसियों का और ही स्टाइल होता है, मज़ा आता है उनके कटिंग का। तो ये अगर आप में से कोई आए पोलैंड, तो मैं एड्रेस साथ में लिख लूँगा। क्या बताया आपने? फ्रेश लुक्स बार्बर शॉप का। फ्रेश लुक बार्बर शॉप, हाँ जी, आपने देखना है फेसबुक पे। तो बड़ा अच्छा है, प्राइस भी बहुत ही अच्छा है, और भाई हैं भी बड़े फ्रेंडली, और कटिंग भी बहुत कमाल करवाते हैं। और इनका साथ में ही रेस्टोरेंट है, अंकल है इनके वालिद साहब, तो उनका खाना उन्होंने मुझे कहा था कि अमृतसर के हैं, इंडिया के हैं। तो अमृतसर और लाहौर तकरीबन एक जैसा ही है, इधर से लाहौर से ही गए हैं ये लोग। उन्होंने मुझे कहा था ये लाहौर से कम लगे, तो मैं चैलेंज करता हूँ। मैंने खाना खाया उनका, लाहौर से मुझे बेहतर लगा। मैं कोई 12 साल लाहौर में रहा हूँ, लेकिन वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। मैं अभी दिखाता हूँ वो एरिया भी। जी, मैं अभी आपको बता रहा था रेस्टोरेंट फूड ट्रक के बारे में, तो मैं आपको मिलाता हूँ। ये हैं टाइगर साहब, ये इन्हें सेठी साहब भी कह सकते हैं आप, लेकिन टाइगर ही कहें, टाइगर कहने में बड़े खुश हैं। इनका खाना, अब मैं ज़िंदगी में कुछ ही मोमेंट्स होते हैं जिनको आप ज़िंदगी भर याद रखते हो, तो ये वो ही मोमेंट है मेरा। मैं पूरे फैमिली के साथ हमने यहाँ पे खाना खाया, और वो क्या लजीज खाना था। इनका चैलेंज था लाहौर जैसा होगा, मैंने पहले भी बताया, लाहौर से बेहतर रहा। थैंक यू सेठी साहब, टाइगर साहब।
अभी इस वक्त ओल्ड टाउन वारसा में है। ये ओल्ड टाउन वारसा शुरू में 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ एक्सटेंड होता गया। वर्ल्ड वार 2 में जर्मन ने जब यहाँ पे हमला किया था तो इस ओल्ड टाउन को तकरीबन उन्होंने तबाह किया था, इसके अंदर ब्लास्टिंग करके ख़त्म किया गया था। तो इसको बाद में रिबिल्ड किया गया। जो आर्किटेक्ट है जिसने रिबिल्ड किया, उसका ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाला आर्किटेक्ट है, उसका उन्होंने मुजस्सिमा इधर बनाया हुआ है। इसका बड़ा हाथ है इसे रिबिल्ड करने में। आज के दौर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इनका कल्चरल हब भी है और टूरिस्ट का ज़्यादा फ्लो यहीं पे होता है। यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो जर्मन्स ने तबाह किया, पूरी तरीके से तबाह नहीं भी हुई और उन्हें दोबारा रिबिल्ड भी किया गया। ये बिल्डिंग 16वीं सदी से 18वीं सदी के बीच में यहाँ के जो बादशाह थे उनकी रिहाइश गाह थी। अभी इसे म्यूज़ियम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये दरियाए वसला के किनारे पे मौजूद है, दूसरी तरफ इसका दरिया बह रहा है। इस बिल्डिंग को सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बेहतर डिज़ाइन किया गया था। इस जगह में स्ट्रीट आर्टिस्ट अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है। ये मार्केट स्क्वायर ओल्ड टाउन का बिल्कुल सेंटर बनता है। इसकी बड़ी अहमियत है तारीख़ में। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल स्पीच हुए और काफ़ी लोगों को सज़ाएं भी दी गई। आजकल यहाँ पे दुकानें हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। जब जर्मन्स ने यहाँ पे हमला किया तो इस ओल्ड टाउन का तकरीबन 85% हिस्सा कहते हैं कि तबाह किया था। यहाँ के लोगों ने 1945 से 1951 के बीच जब यहाँ से जर्मन चले गए तो एक कैंपेन चलाया और इस पूरे ओल्ड टाउन को रिकंस्ट्रक्ट किया। इसको रिबिल्ड करने में और टाइम लगा, लेकिन इनका जो मेन बिल्डिंग्स थे इनको इन्होंने 5-6 साल के बीच कंप्लीट किया, लेकिन बाकी ओल्ड टाउन 1960 में कंप्लीट हुआ। कहते हैं उसके बाद भी कुछ हिस्से पे काम चलता रहा। ये वारसा का ओल्ड टाउन जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया, इससे पूरी यूरोप में एक मैसेज गया। वर्ल्ड वार 2 की वजह से पूरे यूरोप मुतासिर हुआ था और बहुत सारी बिल्डिंग्स बाकी यूरोप में भी ख़राब हुई थी, तबाह हुई थी। तो इनको देखते हुए बाकी यूरोप के लोगों ने भी इस तरह के इनिशिएटिव उठाए और उन्होंने भी अपने मुल्कों में इसी तरह से अपने पुराने सकाफती बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट किया। ओल्ड टाउन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से पैदल चलना हमारे लिए मुश्किल हुआ। मेन जगहों को तो हमने पैदल जाके देख लिया। बाकी ओल्ड टाउन है तो बहुत खूबसूरत, पूरा एरिया अच्छा बना हुआ है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी पे ही राउंड मारे। तो अभी हम गाड़ी में ही हैं और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत बिल्डिंग्स। ये वाला साइड जो है ये थोड़ा सेंटर से बाहर आके है, यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। तो अंदर वाला जो है वो कंप्लीटली पुराना स्टाइल है। अभी वारसा में देखने के लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए बस हम ओल्ड टाउन से अभी निकल रहे हैं। इस जगह को द टॉम ऑफ अननोन सोल्जर कहा जाता है। ये भी सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। जो वर्ल्ड वार 1 में फ़ौजी मारे गए थे उनकी याद में बनाया गया है। ये आइडिया फ्रांस से आया था। उन्होंने सबसे पहले इस तरह के मॉन्यूमेंट बनाए थे फ़ौजियों के लिए जो बिल्कुल अननोन थे, जिनको कोई जानता नहीं है, लेकिन वो जंग में मारे गए थे।
यहाँ पे 2 फौजी हमेशा ड्यूटी दे रहे होते हैं। इस टाइम आप देख रहे हैं कि गार्ड चेंज हो रहे हैं, पहले वालों की ड्यूटी ख़त्म हुई है तो नए वाले आ रहे हैं। इनका कोई सीनियर है जो इन्हें लेके आता है और पुराने वालों को लेके जाता है, नए वालों को वहीं पे ड्यूटी पे वो फिर अपना ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। इस मॉन्यूमेंट के साथ ही काफ़ी बड़ा पार्क है। ये मॉन्यूमेंट बिल्कुल इस पार्क के एंट्रेंस पे है, तो यहाँ पे सिटी के सेंटर में होने की वजह से काफ़ी शहरी यहाँ पे आते हैं। हम अब यहाँ से निकल पड़े हैं। ये बिल्कुल सिटी सेंटर से हम गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सारी नई बिल्डिंग्स हैं। इस बिल्डिंग को पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस कहा जाता है। ये वारसा की और पोलैंड की दूसरी हाईएस्ट बिल्डिंग है और ये यूरोपीय यूनियन में 6ठी हाईएस्ट बिल्डिंग है। यहाँ पे ज़्यादातर प्रो यूक्रेनियन है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि इधर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है यूक्रेनियंस के हक में। ये प्रोटेस्ट सिर्फ यूक्रेनियन के हक में नहीं है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और यूरोप में बहुत सारी आज़ादियाँ ये लोग चाहते हैं, उसके हवाले से ये है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कोई 3-4 घंटे फंसे रहे। ये काफ़ी लोग थे, हमें इतना कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का यहाँ पे होने वाला। हम यहाँ पे आए थे तो तकरीबन हमारे 4 घंटे यहाँ पे ज़ाया हो गए, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। ये एक और मॉन्यूमेंट पे हम पहुँचे। यहाँ पे पोलैंड में काफ़ी इस तरह के जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में यहाँ पे बहुत तबाही हुई है। इस वजह से यहाँ पे इनका हिस्ट्री का हिस्सा है, तो ये इस तरह के मॉन्यूमेंट्स जगह जगह पे नज़र आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कुछ फ्रूट, जिसमें अखरोट, अंगूर और चेरी। तो इससे मुझे लग रहा था कि ये हुंज़ा, हमारा जो हुंज़ा है जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, उसका वेदर और इसका वेदर एक जैसा लगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास भी यही फ्रूट होते हैं। अब हम सिटी से बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से इस्टोनिया तकरीबन 990 किलोमीटर्स हैं और 12.5-13 घंटे लगेंगे। हम रुक रुक के जाएंगे, इस वजह से हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। पोलैंड से इस्टोनिया के लिए निकल पड़े। हमने ऑलरेडी पोलैंड का जो बॉर्डर है वो अभी क्रॉस किया है। ये जिस एरिया में है ये लिथुआनिया का एरिया है। यहाँ पे हमने स्टॉप किया है, खाना खाएंगे, फिर इसके बाद लैटविया में आई थिंक हम स्टॉप करें, उसके बाद इस्टोनिया। बहुत ज़बरदस्त। ये हमारे टाइगर पाजी जिससे हमने मिलवाया था, उसी से पैक करवाया। समोसा चाट है, तो उन्होंने सब चीज़ें अलग अलग पैक करके दी थी, क्योंकि अगर वो पहले ही मिक्स करते तो उसमें वो मज़ा ड्राई हो जाना था। तो इस वजह से हर चीज़ को अलग कंटेनर में उसने पैक किया था। अभी हमने आपके सामने इधर सारा मिक्स किया है, तो बिल्कुल टेस्ट वैसा ही है, बहुत मज़ेदार है, फ्रेश है। वापसी में हमें
दूसरे रास्ते से लेके आया ये जीपीएस। पहले हम बड़े हाईवे से आए थे, अब उतना बड़ा नहीं है, ये थोड़ा कंजस्टेड है, लेकिन यहाँ से जाने में हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक तो ट्रैफिक बिल्कुल कम है और उसके साथ साथ जो व्यूज़ हैं, जो नज़ारे हैं यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हमें लगे। अब यहाँ से आप देखें तो डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आएंगे। इसमें फसल डिफरेंट तरह के फसल लगे हुए हैं और जो ही हम इस्टोनिया की तरफ जाते जाएंगे इनमें चेंजेस आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया थोड़ा इस्टोनिया से थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इस्टोनिया ज़्यादा, इससे ज़्यादा ठंड है। वहाँ पे लोगों की तादाद कम है, यही रीज़न है कि यहाँ पे सब कुछ मशीनरी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आप बीच में फसल के बीच में आप देखेंगे कि जैसे ट्रैक्टर या कोई गाड़ी के लिए रास्ता बना हो, यहाँ पे बड़ी मशीनें होती हैं जिनके ज़रिए ये लोग स्प्रे करते हैं और ये जो फसल का ख्याल रखने के लिए उन्हीं मशीनों को यूज़ किया जाता है और शुरू से लेकर आखिर तक मशीनों पे ही डिपेंड करते हैं। आसमान का कलर बहुत ज़्यादा ब्लू आपको नज़र आएगा। इसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे पॉल्यूशन कम है। सिटी में भी ऐसा है, सिटी से बाहर आते हो तो और ज़्यादा, इवन सिटी में भी ज़्यादातर यूरोप के नॉर्दर्न साइड पे मैं कहूँगा, बड़े बड़े कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा पॉल्यूशन है, लेकिन इस साइड पे नॉर्दर्न साइड जो है यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है। ये हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जो आते हुए भी आपने देखा था, कोई चेकिंग नहीं है। एक दो बार तो हमसे मिस भी हुआ, हमें पता भी नहीं लगा कि हमने बॉर्डर क्रॉस किया। मोबाइल के सिग्नल्स बंद होने से हमें आइडिया हुआ, क्योंकि नए कंट्री में जाते हो तो नया नेटवर्क होता है, उसे कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप या मैनुअली आप अपने मोबाइल से सेटिंग कर सकते हो, ऑटोमेटिक उसे दोबारा डिटेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलता तो दूसरे कंट्री में है, क्योंकि रोमिंग ऑन है हमारी, तो इस वजह से चल तो रहा है, लेकिन बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं, नया नेटवर्क आता है तो मोबाइल को थोड़ा उस नए नेटवर्क को कनेक्ट करने में टाइम लगाता है। यहाँ पे ज़्यादा घर आपको नज़र नहीं आएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि इधर कानून बहुत सख्त है, आप कहीं पे भी घर नहीं बना सकते हो। गवर्नमेंट ने जिस जगह को रेजिडेंशियल डिक्लेयर किया हो उधर ही घर बनाना पड़ता, उधर भी इतनी आसानी से नहीं बनता। तो इस वजह से यहाँ पे टाउन्स हैं, आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नज़र आएंगी और इस तरह से जिस तरह पाकिस्तान में हमारे कंट्रीज़ में घर बने होते हैं, सोसाइटीज़ बनी होती हैं, वो वाला कल्चर यहाँ पे बहुत कम है। तो एक ही जगह पे आपको पॉपुलेशन सारी वहाँ एक ही जगह पे है, उससे फ़ायदा एक तो ज़मीन की बचत है और सेकंड फैसिलिटीज़ देने में आसानी होती है। एक ही जगह पे ज़्यादा घर हो तो उनको फैसिलिटीज़ देना गवर्नमेंट के लिए आसान होता है। अब ये इस्टोनिया हम इंटर हो गए हैं, ये रात का टाइम है। यहाँ पे गर्मियों में प्रॉपर रात नहीं होती, तो घर जाते जाते तो हमें 1:30 बज जाएंगे। गर्मियों में प्रॉपर यहाँ पे अंधेरा नहीं होता इस्टोनिया में, तो इससे थोड़ा और ज़्यादा अंधेरा होगा, लेकिन बिल्कुल अंधेरा नहीं होता। हमारा ट्रिप यहीं पे इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नए जगह में नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।